12वीं कक्षा का अगला चैप्टर जो राजनीति विज्ञान का है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको एशिया के दक्षिण क्षेत्र के बारे में, उन देशों के बारे में पढ़ने को जानकारी प्राप्त होगी जो दक्षिण एशिया में स्थित है। आपको दो बात याद रखनी होगी। पहली बात कि दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों की तो काउंटिंग होती है, लेकिन दक्षिण एशिया में चीन और म्यांमार को शामिल नहीं किया जाता। इस पॉइंट को याद रखना कि चीन और म्यांमार को दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता। अफगानिस्तान तक को दक्षिण एशिया में जोड़ा जाता है, लेकिन चीन और म्यांमार दक्षिण एशिया में शामिल नहीं होते। दक्षिण एशिया में जो एक क्षेत्रीय संगठन है, जो अब ये भी आप कह सकते हो कि अब उसका अस्तित्व वेंटिलेटर पे है, वो है सार्क। सार्क को हम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। जब ये बना था 1985 में, तो इसको बनने के बाद एक युगांतरकारी घटना कही गई थी कि सार्क बनने से दक्षिण एशिया का जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास है, राजनीतिक सहयोग है, वो काफी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सार्क या दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो हेड ऑफिस है, कार्यालय है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 1985 में और आखिरी 2016 में हुई। आखिर सार्क इतना कामयाब क्यों नहीं हो सका यूरोपीय यूनियन की तरह या आसियान की तरह? इसका सबसे बड़ा कारण है कि दक्षिण एशिया के जो दो प्रमुख देश है, भारत और पाकिस्तान, उनके बीच में विभिन्न क्षेत्रों में मनमुटाव। दूसरा, पाकिस्तान ने हमेशा सार्क में कश्मीर या दो पक्षीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की, जिसके कारण भी ये सार्क सफल नहीं हो पाया। सार्क को सफल होने के लिए नेताओं में इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए थी। साथ ही सार्क को सफल होने के लिए आर्थिक रूप से क्षेत्रीय सहयोग भी होना चाहिए था। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसके कारण सार्क फेल साबित हुआ। अब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया के अन्य देशों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण एशिया में भारत सिंगल ऐसा देश है जहां पे सिर्फ लोकतंत्र कामयाब ही नहीं हुआ, बल्कि दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र के रूप में भारत ने अपने आप को स्थापित किया। लेकिन वहीं भारत की तुलना पाकिस्तान से की जाए, जो दोनों देश एक साथ स्वतंत्र हुए थे, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं रहा। कोई भी आज तक चुना हुआ वहां पे प्रधानमंत्री 5 वर्षों तक नहीं रहा। आखिर पाकिस्तान में लोकतंत्र इतना कामयाब क्यों नहीं रहा? पहला कारण है कि सैनिक हस्तक्षेप। पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वहां लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से नहीं चल पाता। हमेशा वहां सेना अध्यक्ष राजनीतिक मामलों में दखल देते हैं, आर्मी दखल देती है, जिससे लोकतंत्र वहां पे सिर्फ औपचारिक रूप से दिखावे के लिए बनकर रह जाता है। दूसरा, पाकिस्तान में कई लोग ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेसी को इतना पसंद नहीं करते, जैसे कि बड़े बड़े वहां के सामंत और धर्म से जुड़े हुए लोग। पाकिस्तान में कुछ और लोग हैं जो लोकतंत्र को पसंद नहीं करते। पश्चिमी देशों की भी रुचि पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वहां के सैनिक व्यवस्था, पश्चिमी देश, धर्म और से जुड़े हुए कट्टर लोग और सामंत, ये 4 मेन पॉइंट हैं जो वहां पे पाकिस्तान में लोकतंत्र को कामयाब नहीं होने देते। अब हम दक्षिण एशिया के अन्य देश श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के
बारे में आप लोग जानते हो कि श्रीलंका को जब आजादी मिली तो श्रीलंका के अंदर दो प्रमुख जातियां थी। एक वहां की बहुसंख्यक सिंहली और दूसरा तमिल। सिंहलियों को तो सारे राजनीतिक आर्थिक अधिकार मिल गए, लेकिन तमिलों को नहीं मिले, जिसके कारण पहले तमिलों ने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलाया। लेकिन जब उनके आंदोलन से बात नहीं बन पाई तो उन्होंने एक अपने आप को उग्रवादी संगठन के रूप में संगठित करना शुरू किया, जिसको हम लिट्टे के नाम से जानते हैं, जिसका नेता वी प्रभाकरन बना। 1980 से लेके और 2009 तक लगभग ये 29 सालों तक के लिट्टे ने एक गृह युद्ध जारी रखा श्रीलंका में। लेकिन 2009 में एक भयंकर लड़ाई में श्रीलंका से वी प्रभाकरन की भी मृत्यु हो गई, जो लिट्टे का नेता था, और लिट्टे भी वहां पे पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन श्रीलंका में जो तमिलों की राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की समस्या थी वह बनी की बनी रह गई। एशिया के कुछ अन्य क्वेश्चनों के तरफ भी हम पहुंचते हैं कि समकालीन दक्षिण एशिया में और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिखता है कि दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका क्या है। दक्षिण एशिया में भारत ज्योग्राफी रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, जनसंख्या के रूप से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। और जो दक्षिण एशिया के देश जो हैं वो एक भारतीय उपमहाद्वीप के श्रेणी में गिने जाते हैं। लेकिन दक्षिण एशिया के देशों में हमेशा एक भ्रम रहता है, और ये भ्रम गलत है, कि भारत उन पे आधिपत्य या भारत उन पे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। भारत एक शांति प्रिय देश है। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर रहना चाहता है। जब भी पड़ोसी देशों पे कोई भी संकट आई हो, चाहे नेपाल में भूकंप का मामला हो या श्रीलंका में आर्थिक संकट का मामला हो, भारत ने सबसे पहले आगे बढ़कर दक्षिण एशिया के अपने मित्र राष्ट्रों की मदद ही की है। लेकिन फिर भी अगर दक्षिण एशियाओं के देशों में, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में या श्रीलंका में, नेपाल में अगर ये भ्रम है कि भारत उन पे आधिपत्य या प्रभाव जमाना चाहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत एक शांति प्रिय देश है जो अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर रहना चाहता है। एक क्वेश्चन और भी इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि दक्षिण एशिया में आखिर सबसे ज्यादा हस्तक्षेप किन देशों का होता है। देखो, एशिया में सबसे बड़ा महाशक्ति चाइना है, और चाइना दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव हिंद महासागर के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में जमाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अमेरिका का भी, चीन और अमेरिका, दो ऐसी ये महाशक्तियां हैं जो दक्षिण एशिया में राजनीतिक से लेके सैनिक मामलों तक हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। अगला जो प्रश्न बनता है कि नेपाल का लोकतंत्र। नेपाल में पहले राजतंत्र था, लेकिन 1990 के दशक से ही वहां पे लोकतंत्र की बात उठने लगी। 2000 दशक में तो 2003-4 में काफी बड़े आंदोलन भी हुए वहां पे, और अंत में वहां पे जो राजतंत्र था वो हट गया और लोकतंत्र बहुदलीय प्रणाली स्थापित हुई और वहां पे संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन जो वहां पे सत्ता आई वो नेपाल में विकास नहीं कर पाई। वहां के लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार ही भ्रष्ट साबित हुई, जिसके कारण 2025 में युवाओं के द्वारा एक जन आंदोलन देखने को मिला और फिर वहां पे चुनी हुई सरकार को हटाकर दूसरी सरकार को स्थापित कर दिया गया। अब एक और क्वेश्चन जो है आजकल बांग्लादेश के ऊपर है कि बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र की क्या हालात है। तो जैसे कि पाकिस्तान का हमने बताया और उसके बाद हमने
नेपाल के लोकतंत्र पे चर्चा की, तो ये भी हम कह सकते हैं कि मौजूदा समय में बांग्लादेश में भी लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। मुजिबुर रहमान ने 1971 में भारत की मदद से एक नया बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, के रूप में एक नया देश बनाया था। 1971 में बांग्लादेश के रूप में शेख मुजिबुर रहमान के नेतृत्व में एक नया बांग्लादेश बना। उन्होंने कुछ समय तक बांग्लादेश की लीडरशिप की, बाद में उनकी भी हत्या हो गई। उनकी हत्या होने के बाद वहां पे कुछ समय तक बांग्लादेश के अंदर सैनिक सत्ता भी रही, लेकिन 1990 के बाद फिर चुनी हुई सरकारों का दौर शुरू हुआ। शेख हसीना वहां की सबसे सफल प्रधानमंत्री रही, काफी समय तक वहां की प्रधानमंत्री रही, लेकिन 2024 में फिर छात्रों के आंदोलन से, या षड्यंत्र भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से शेख हसीना को हटा दिया गया। मौजूदा समय में जो बांग्लादेश के अंदर सरकार है वह एक अंतरिम सरकार है और जल्द ही बांग्लादेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं।